अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब आईसीसी वर्ल्ड टी20 जो कि होना है 1 जून से, उसके लिए पाकिस्तान टीम के लिए ज़बरदस्त मौका है तैयारियों करने का। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड टी20 सीरीज़, और आज पाकिस्तान टीम ने अपना पहला प्रैक्टिस सेशन किया ऑकलैंड के अंदर। और अब इतलात यही है कि बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है, कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट भी कराया जा सकता है। जिस प्रोग्राम में खसूसी तौर पर हम बात करेंगे न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से भी, लेकिन हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब भी, जो कि सिडनी टेस्ट के हीरो हैं। 95 में जब पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया तो मुश्ताक भाई ने 9 विकेटें हासिल की थी। 4 विकेटें पहली इनिंग्स में, 5 विकेटें मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी दूसरी इनिंग्स में। लेकिन उसके बाद पर पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट नहीं जीत सका। तो मुशी भाई से जरूर पूछेंगे कि क्या माइंडसेट का फर्क है और हमें क्या करना है कि हम वो पुरानी जो कामयाबी हैं उनको दोबारा ऑस्ट्रेलिया में हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ हम जरूर बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से भी। लेकिन पहले आप देख लीजिए रिप्ले हेडलाइंस। रिप्ले हेडलाइंस आपने देखी, और अभी हमने धरी बात है 3-0 के जो क्लीन स्वीप है उसके ऊपर परेशानी भी है। लेकिन 95 को याद करते हो, 95 के जनाब हीरो सिडनी टेस्ट के 9 विकेटें, स्पेशली दूसरी इनिंग में 5 विकेटें जो हासिल की थी, 95 रन देकर। दैट वाज मैच विनिंग परफॉर्मेंस। मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुशी भाई ज्वाइन करने के लिए। मुशी भाई सबसे पहले तो बता दीजिए कि आखिरी मरतबा 9 विकेटें आपने लेकर सिडनी टेस्ट जितवाया था, और क्या माइंडसेट का सर फर्क है कि उस टेस्ट के बाद फिर पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया में जीत नहीं सका। 29 साल हो गए, 17 मुसलसल शिकस्तें हो गई। एक प्राउड टेस्ट नेशन के लिए एक बड़ा कंसर्निंग रिकॉर्ड है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक गफार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उस टूर के ऊपर मुझे याद है कि हमारा बिलीव बहुत तगड़ा था। उस सिडनी टेस्ट मैच से पहले भी हमने होबार्ट में ना उनको अंडर प्रेशर रखा हुआ था, हमसे चेज नहीं हुए। आई थिंक 300 कुछ रन करने, तो बड़ी फ्लैट पिच थी और शेन वॉर्न भी इंजर्ड हो गए थे। शेन वॉर्न भी उस मैच में ना टो के ऊपर बॉल लगने से आई थिंक इंजर्ड हो गए थे, तो वो बॉलिंग भी नहीं कर सके। मगर हमने आखिरी इनिंग में चेज करते हुए हम स्कोर चेज नहीं कर सके। तो होबार्ट टेस्ट मैच से हमें ये बिलीव था कि हमें ये लगता था कि हम ये टेस्ट मैच होबार्ट वाला नहीं जीते, सिडनी वाला जरूर जीत जाएंगे। इसलिए फिर हमने जब होबार्ट में टेस्ट मैच जीत के खेल के गए उधर सिडनी में, तो हमें लगता था, हमें बिलीव था, मीटिंग में यही बात करते थे कि वी कैन विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन। और फिर अल्लाह का शुक्र है उसमें मेरा रिदम भी बड़ा अच्छा हुआ था एज ए लेग स्पिनर। वहां पे अगर आपका रिदम अच्छा आया हो और आपको विकेट लेने का तरीका हो तो आई थिंक वो बहुत बहुत जबरदस्त मैच हुआ था। मुझे याद है सबने बड़ा अच्छा रोल अदा किया था। बिल्कुल मुशी भाई, उसके बाद हमें होबार्ट 99, फिर उसके बाद मुझे याद है सिडनी टेस्ट 2010 का। फिर अगर हम देखें तो जो असद शफीक ने डे नाइट मैच में सेंचुरी की थी, वहाँ 400 रन के करीब बड़ा आ गए थे, 435 शायद गालिबन टारगेट था। और अभी 2 मरतबा मुशी भाई मेलबर्न में और फिर पर्थ में हम करीब आए, लेकिन हम करीब आके एकदम से पोजीशन जो है वो अपनी खो देते हैं। मुशी भाई क्या फ़र्क है? क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑस्ट्रेलिया का बहुत पड़ गया है, या हम खुद चीज़ों को संभाल नहीं पाते? और फिर 29 साल हो गए मुशी भाई ऑस्ट्रेलिया में जीते हुए। कभी आपने कभी सोचा भी था कि जो आप 95 में स्पेल कर रहे हैं उसके बाद 29 साल तक हम जीतेंगे ही नहीं? एक तो अल्लाह करे ये जल्दी जल्दी खत्म हो ताकि हम पाकिस्तान का ये सिस्टम तो खत्म होना, जीतने का सिलसिला शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया में। इस दफा वैसे गफार आपने बिल्कुल बात ठीक की है, इस दफा वी वर वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। और जैसे मेलबर्न टेस्ट मैच में हम बिल्कुल 2-3 जगह अपॉर्चुनिटीज आई थी हमारे साथ कि हम मैच जीत सकते थे। उसके बाद सिडनी में भी यही हुआ, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ गई थी। अगर हम 200-250 कर लेते फिर मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल था कि सिडनी की जैसा पिच खेलने लगी थी तो मुश्किल था। मगर इसके लिए जैसे आपने कहा होता क्या है, जैसे प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है ना तो फिर आप आउटकम का ज्यादा सोचते हो और प्रोसेस से निकल जाते हो। आई थिंक ये दोनों दफा मेलबर्न में भी और सिडनी में भी जैसे हमारी टीम को पता चला ना कि वी आर वेरी क्लोज टू विन दिस टेस्ट मैच, वो प्रोसेस से निकल गए। जो बैटिंग करते थे बैटिंग करते हुए प्रोसेस से निकल गए, टारगेट का सोचने लगे, कितना टारगेट देना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट हो या कोई भी क्रिकेट हो, अगर आप प्रोसेस से निकलते हैं ना तो आउटकम बहुत मुश्किल होता है गुफार। तो आई थिंक इस दोनों टेस्ट मैचों में पाकिस्तान प्रोसेस से निकल के ना आउटकम का ज्यादा सोचने लगी थी, और इससे बड़ा प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। जब आप जितना स्कोर कम होता रहता है ना, जैसे आप चेज कर रहे हो, जैसे जैसे स्कोर कम होता जाता है ना तो प्रेशर आपके ऊपर बिल्टअप होता है। जैसे आपने देखा रिजवान की और आगा की पार्टनरशिप लगी है, उस पार्टनरशिप के ऊपर लग रहा था कि करीब जा रहे हैं। पर मुझे पता था, क्योंकि इतनी क्रिकेट खेलने को अल्लाह का शुक्र है और इतनी देखी हुई है, कि जैसे जैसे 100 रन से कम होता है तो प्रेशर बॉलिंग के ऊपर नहीं रहता, प्रेशर बैटिंग के ऊपर आता है। क्योंकि आपके ड्रेसिंग रूम का सन्नाटा छा जाता है, नेक्स्ट बैट्समैन जो होता है उसके ऊपर एक अपने वो ही बात करता हूँ बार बार, प्रोसेस से निकलता है कि क्या होगा अगर विकेट ना गिर जाए। तो वो सारी चीजों का एलिमेंट वही होता है। यहाँ पे फिर मैनेजमेंट का बहुत तगड़ा रोल होता है कि वो अपने लड़कों को किस तरह मैनेज करते हैं, और प्लेयरों का बहुत रोल होता है कि उनका टेम्परामेंट कितना तगड़ा है।
मुझे भाई इस T20 सीरीज पे मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन टेस्ट मैचेस में नए कप्तान थे और फिर हमारे नया कोचिंग स्टाफ, और मुझे एक सवाल ज़रूर ऐड करने दीजिए कि थोड़ा सा मुझे ये ज़रूर एक हैरानगी हुई थी कि मोहम्मद हफीज़ जो हमारे डायरेक्टर बने, हेड कोच बने, उनका कोचिंग एक्सपीरियंस कोई नहीं है। लेकिन चले, शान तो काउंटी में, फिर PSL में आपके साथ मुल्तान सुल्तान में मुझे भाई बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उनकी लीडरशिप देखी और आप उनके साथ बड़ा इन्वॉल्व भी रहे। तो ये दोनों पहलू कैसे देखते हैं सीरीज़ में, जो कोचिंग स्टाफ और फिर कप्तानी जो शान ने की? मेरा ख्याल तो बहुत अच्छी उसकी बॉडी लैंग्वेज शान की बहुत अच्छी है। ही इज अ गुड कैप्टन, बड़ा अच्छा टैक्टिकल है, मशवरे करता है, ईगो नहीं है उसके अंदर, स्टबन नहीं है, ओपन टू लिसन, ये बहुत 3-4 क्वालिटी। ही इज ऑनेस्ट, और सबसे बड़ी बात है इस टूर के ऊपर उसकी खुद की 2 पहले टेस्ट मैचों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और उसका इंटेंट बड़ा पॉजिटिव था, तो उसने टिक किए सारे बॉक्सेस। मगर ये पहली सीरीज थी उसके लिए, मुश्किल सीरीज थी। मेरा अपना जाती ख्याल है कि उसमें पोटेंशियल है एज ए कैप्टन। और दूसरी बात जो आपने बात की है कि होता क्या है कि आपके जो मेन प्लेयर होते हैं ना, जिस तरह बाबर से अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस नहीं हुई, अब वो परफॉर्मेंस अगर उससे नहीं हुई ना तो उसका इम्पैक्ट फिर पूरी टीम पे पड़ता है, पूरी टीम गिर जाती है फिर। तो आई थिंक ये थोड़ा सा शान को थोड़ा सा डिसएडवांटेज गया, मगर पाकिस्तान की बॉलिंग ने बड़ी अच्छी किरदार अदा किया, हर मैच में वापस लेके आए। जमाल ने बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो शान में पोटेंशियल है, और आई थिंक फॉर लॉन्गर टर्म्स आप देखा जाए तो मैं तो पिछले किसी टीवी के इंटरव्यू में भी कहा था कि ही कैन विन द ड्रेसिंग रूम, और ड्रेसिंग रूम जीतने के लिए आपकी खुद की पर्सनल परफॉर्मेंस, ऑनेस्टी और फिर कम्युनिकेशन, ये 3-4 चीजें होती हैं जिसका बहुत जरूरी होता है। और हफीज की बात आई है, हफीज आई थिंक क्रिकेट खेले हुए हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले हुए हैं, खुद कप्तान रह चुके हैं। प्रोसेस की बात है तो प्रोसेस में तो जरूर पढ़ना चाहिए, ये तो मेरा ऑनेस्टली बात मानता हूँ, क्योंकि क्रिकेट खेलना और खिलाना टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। तो आई थिंक वो आई एम श्योर जितने भी क्रिकेटर्स आए हैं दे कैन मेक अ डिफरेंस, बट उनको प्रोसेस में रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं बार बार, ये हमारे कोलीग्स हैं, इंशाल्लाह दे विल सर्व पाकिस्तान क्रिकेट। सिर्फ जल्दी से जितनी जल्दी बंदा किट उतार देना अपनी, तो फिर आप लोगों की बात सुनने के काबिल हो जाते हैं, लोगों को मैनेज करने के काबिल हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किट उतारना और प्रोसेस का थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये 2-3 चीजें सीख लें, जो क्रिकेट खेला होता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है चीज़ों को डेवलप करने के लिए। तो T20 सीरीज़ पे जाऊंगा, लेकिन पहले इस टेस्ट वाले रिकॉर्ड पे मैं आपसे पूछ लूं कि अगर हमें अगली सीरीज़ में, अगर अल्लाह करे कोई टेस्ट में जीतना है मुंशी भाई, या कोई आगे चल के, तो हमें अब बीच तो अभी बोलना पड़ेगा ना कि हमारे कोई एक टीम के टूर्स हों, को अंडर-19 के डायरेक्ट लड़के जाके वहाँ टेस्ट मैच खेलते हैं वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ, तो हमारी प्लानिंग भी तो नहीं होती? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान के पास, देखें मैं कह रहा हूँ कितने करीब से हम दोनों टेस्ट मैच बड़े करीब से हारे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी खेल, जो क्रूशल टाइम होता है ना, वहां पे आपने कैश करना होता है। जैसे हमने उनको पकड़ा, उनकी कभी पार्टनरशिप नहीं लगने दी। जैसे मुझे समझ आती थी, मैं वसीम भाई के पास चले जाता था, वसीम भाई अपने मेन बॉलर जो उस वक्त रिदम में होता है, क्योंकि आपने असेस करना होता है कौन सा प्लेयर इस वक्त रिदम में है, तो उसके मुताबिक फिर आपने बॉलिंग चेंजेस करनी होती हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट मैच जीतने के लिए, आपके पास एक स्पिनर तगड़ा होना चाहिए, जैसे यासर थे जिन्होंने 250 विकेटें ले चुके हैं पाकिस्तान से। जब वो बॉलिंग अच्छी करते थे तो पाकिस्तान जीती जा रहा था। पाकिस्तान डज नीड अ गुड स्पिनर इन मिडल में आपके जो ओवर है एक एंड, देखें नेथन लाइन ऑफ स्पिनर है, ओवर स्पिन करता है, मगर उसने कंट्रोल करके रखा एक एंड में। उसकी खुद की विकेटें देख लें, मेरा 14-15 विकेटें तो वो ले गया होगा, पता भी नहीं चला। और फिर उसका होने का एडवांटेज जैसे स्पिनर का क्या होता है कि आपके मेन फास्ट बॉलर थकते नहीं है। 3-3 4-4 ओवर का पैट कमिंग्स आता है, 3 ओवर करता था, आपका हेजलवुड आता था, आपका मिच स्टार्क आता था, ये 3-3 4-4 ओवर करके चले जाते थे। एक तरफ से आपका मेन स्पिनर लगा हुआ है, यही हम करते थे। सकलैन खेलते थे तो सकलैन एक उनका रोल होता था कि वो एक एंड से पकड़ के स्कोर भी नहीं दे रहा और विकेटें भी ले रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए कि जल्दी से टेस्ट क्रिकेट को डेवलप करने के लिए, जीतने के लिए, स्पेशली इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, यू नीड अ वेरी गुड स्पिनर। तो मुझे भी जो हमने पहले मैच में चले वो तो चले, एक पर्थ की तेज विकेट थी, लेकिन मेलबर्न में, सिडनी में हमने, शायद मुझे याद है मेलबर्न में भी स्पिनर नहीं खिलाया था। सलमान अली आ गए हमारे पार्ट टाइम स्पिनर थे, गो कि उन्होंने डेविड वार्नर को आउट किया 2 मरतबा सीरीज में, जो उनकी बड़ी कामयाबी है। लेकिन हमें लगा नहीं कहीं से मुशी भाई कि हमारा कोई स्पिन डोमिनेटेड प्लान भी था। साजिद भी एंड पर आए लेकिन वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं देखे ऐसे। और फिर वर्ल्ड कप में भी मुशी भाई, आप याद होगा, हमने आपसे मैंने पूछा भी था व्हाट्सएप पे भी, मुझे याद है कि हम क्यों स्पिन कोच नहीं लेके गए, जबकि आप और एशेज में काम कर चुके हैं, एंडी फ्लावर के साथ, इंग्लैंड के साथ, हमने इस्तेफादा नहीं किया। आई थिंक वो थोड़ा सा मैंने बहुत बोला था, मैंने कहा जी एशिया कप में और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में स्पिनर्स की जरूरत थी। कोई भी हो, XYZ, जो भी आपके पास स्पिन कोच अवेलेबल था, सकलैन थे, जो भी था। आई थिंक पाकिस्तान का माइंडसेट बड़ा जरूरी है कि आपने ग्रीन विकेट को देख के ये कभी नहीं सोचना कि यहाँ स्पिनर नहीं बनता। आप जेन्युइन, जब 6 बैट्समैन हो, आपका विकेट कीपर बैट्समैन
6 जेन्युइन बैट्समैन खिलाएंगे, 5 जेन्युइन बॉलर खिलाएंगे तो आप मैच जीतेंगे। फॉर एग्जांपल सिडनी में आपने साजिद को खिला दिया, उनके 5 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे, आपके पास आगा थे, आपको पता था कि आगा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कंटेन भी कर रहे हैं, उनका गेंद स्पिन भी होता है, वेरिएशन भी उनके पास है, तो आपको वहां पे चांस लेना चाहिए अबरार की शक्ल में या कोई ऐसा स्पिनर जो गेम को अवे करता हो, लेफ्ट हैंडर को अंदर लेके आता हो, राइट हैंडर को बाहर निकालता हो। वेरिएशन होनी चाहिए। जब वेरिएशन होती है ना तो फिर आपके पास मौका होता है कप्तान के पास अटैक करने का। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मिस होता है प्लान्स। और मेरा अपना जाती ख्याल है गफार, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक बंदा हार का डर सोचता है ना, हारने से डरता है, तो फिर वो पॉजिटिव तरीके से अटैक नहीं करता। वो 6 बैट्समैन 5 जेन्युइन बॉलर के साथ जाएं, 20 विकेटें लेने का सोचेंगे, 200-250 भी आप अगर चेस करवाना ऑस्ट्रेलिया ने या पकड़ना हो तो आपके 5 जेन्युइन बॉलर ही पकड़ सकते हैं। इफ एंड बट्स पे बहुत मुश्किल होता है टेस्ट मैच जीतना। ठीक है सर, T20 सीरीज आ रही है, नए कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी। हमने मोहम्मद रिजवान को, जिनके साथ मुल्तान सुल्तान में आप काम करते रहे, उनको वाइस कैप्टन बनाया, हालांकि वो बहुत अरसे से वाइस कैप्टन थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे शाहिद आफरीदी साहब भी कह रहे थे एक जगह पर, कि शायद ये उनका ही टर्न था, लेकिन हमने देखा कि उनको मौका नहीं मिला, बल्कि शाहीन कप्तान बन गया। लेकिन सर, इस न्यूजीलैंड T20 सीरीज को हमने किस तरह यूटिलाइज करना है, हैविंग थिंग इन माइंड के वर्ल्ड कप जून में है, ज्यादा दूर नहीं है? आई थिंक ये न्यूजीलैंड में मुझे 2-3 चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही हैं। अल्लाह करे वो मैं गलत हूँ, क्योंकि 4-5 ओपनर चले गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि कौन से बंदे को किस नंबर पे खिलाना है। अगर अभी से एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर आप सोच रहे हैं फखर 3 पे खेलेगा, बाबर और रिजवान ओपन करेंगे, या वही सेम तरीके से आप खेलेंगे, तो आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी कि पॉलिसी क्या होती है, क्या बैटिंग नंबर होते हैं। न्यूजीलैंड की पिचें जो होती है ना, बहुत फ्लैट पिचें होती हैं, यहाँ पे गफार ऑन दी अप शॉटें लगती हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के बैट्समैनों को तसल्ली होगी। मगर इसके बावजूद हैविंग सेड दैट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल बनता है मैनेजमेंट का, हफीज का और उनकी टीम का, कि लड़कों को जल्दी से बता दें कि उनका रोल क्या है, ताकि मैचों से पहले वो मेंटली तैयार हो जाएं। क्योंकि जब एक दिन आपको पता चलता है ना, यू नॉट श्योर कि कौन से बंदे को कौन से नंबर पे खिलाना है, तो प्लेयरों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर प्लेयर बेचारे कोशिश करते हैं कि अपने लिए खेलें। जब वो अपने के लिए खेलते हैं, अपने स्कोरों की खेलते हैं, अपनी जगह पक्की करने के लिए खेलते हैं, तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते। तो आई थिंक ये न्यूजीलैंड की सीरीज जो है ना, ये वर्ल्ड कप के प्लान्स को हमें बताएगी कि वर्ल्ड कप में हम किस तरफ जा रहे हैं, किस एंगल से जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जल्दी से डिसाइड करें कि कौन से हमारे बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में खेलने चाहिए, ओपनर कौन से हैं, हमारी बॉलिंग क्या है। इस सारी चीजों का एलिमेंट रख के ना, तो आपने देखना होता है हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज, एक आध लड़का ही होता है, बाकी आपकी जो 12-13 लड़के होते हैं ना, वो पक्के ही होते हैं। अब ये देखना ये पक्के लड़कों का रोल क्या है, और रोल डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है गुफार। सर, आखिरी सवाल, रिजवान बाबर की पार्टनरशिप के ऊपर डिवाइडेड ओपिनियन रही है, बहुत कंसिस्टेंसी है, रन चेस भी करवाए हैं, लेकिन फिर स्ट्राइक रेट वाली डिबेट भी आती है। फिर ये डिबेट भी आती है मुशी भाई कि फ़खर जमान पहले से जो है वो मौजूद थे, अब तो साइम अयूब भी मर्ज हो गए हैं, फिर हमारे पास जो है वो दीगर ऑप्शंस भी हैं। आप ही क्या राय सर, रिजवान बाबर की जो पार्टनरशिप सक्सेसफुली चली, लेकिन अब इसको फिर ब्रेक करने की पूरी तैयारी है कि शायद नंबर 3 पे बाबर आ जाएं, साइम के साथ रिजवान ओपन करें। आप इस एक्सपेरिमेंट और इस ओपनिंग जोड़ी पर आप ही क्या राय? देखें, ये जोड़ी तब तक कामयाब रहेगी जब तक हमारे मिडिल ऑर्डर अच्छे होंगे। अब आजम खान का एडिशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ही इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल और बड़ी अच्छी फॉर्म में है। आपको 1-2, जिस तरह इफ्तिखार है, आजिम खान है, 1-2 लड़के ऐसे चाहिए जो 5, 6, 7, ये 3 ऐसे नंबर हैं जिन्होंने गेम खत्म करनी होती है। बाबर और रिजवान गेम को सेट कर सकते हैं, जितवाने के बहुत चांस इनके पास काम चांसेस होगा। ये गेम को एंड तक लेके जाके आखिरी 6-7 ओवरों में ऐसे आपको बैट्समैन चाहिए, जैसे लिविंगस्टोन है, जब बड़े ये आपका वो साउथ अफ्रीकन मिडिल ऑर्डर है, टिम डेविड है, ये सारे लोग जो है ना, कि मिडिल में आके जब इनको 30 बॉलों पे 70 चाहिए होता है, 60 चाहिए होता है ना, ये कर सकते हैं। अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे और लड़कों को कॉन्फिडेंस देंगे। हमारे पास इस वक्त आजम खान की शक्ल में, आपके खास इफ्तिखार की शक्ल में ये 2-3 मिडिल ऑर्डर हमें लड़के मिल गए हैं। अब बाबर और रिजवान की जोड़ी फिर मेरा ख्याल है ज्यादा इफेक्टिव होगी। अगर मिडिल ऑर्डर नहीं चलेगा तो दे विल गेट एक्सपोज ऑल द टाइम। अच्छा मुझे भी आखिरी सवाल कि इत्तलात ये है कि इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया जा सकता है और साइम अयूब ओपन करेंगे और बाबर नंबर 3 पे, फखर नंबर 4 पे आएंगे। अगर ऐसा होता है, जो मेरी भी ये इत्तलात है कि ये आपका बैटिंग ऑर्डर मुमकिन तौर पर बनने वाला है, आप ही क्या राय होगी इस बैटिंग ऑर्डर पर? मेरा ख्याल है, देखिए रिजवान जो है ना, वो मिडिल में बहुत अच्छा खेलते हैं। रिजवान का जो ना अगेंस्ट स्पिनर्स बहुत अच्छा रोल है, वो ऊपर से भी अच्छा खेलते हैं। बाबर इस वाहिद प्लेयर है जो ऊपर से उनको स्टार्ट चाहिए होता है स्पिनर को अच्छा खेलने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि बाबर को ऊपर ही रहना चाहिए और रिजवान को अगर तीसरे चौथे पे लेके जाए तो रिजवान कैन प्ले इन एनी सिचुएशन। दिस इज आई बिलीव।
बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर। 5 सिडनी टेस्ट जो पाकिस्तान जीता उसके हीरो भी, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को 29 साल हो गया। उम्मीद है आपको सेगमेंट पसंद आएगा। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराने रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा और उसके लिए पाकिस्तान टीम ने आज पहला प्रैक्टिस सेशन किया। पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, चूँकि लाहौर में यासिर फात पाकिस्तान के नए हाई परफॉर्मेंस सेंटर कोच हैं, उन्होंने जो है इस कैंप को कंडक्ट किया था। गुलाम मुर्तज़ा ने पूरा कैंप अटेंड किया। वहाँ पे जितनी बातचीत होती थी, गुलाम मुर्तज़ा से बात करते हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम, डेफिनेटली एक नई सीरीज़ है, नए कप्तान भी हैं, फिर नए एक हमारे कोचिंग भी गए हैं, कोचिंग स्टाफ में यासिर फात। तो आप क्या सिग्निफिकेंट चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक जो सीरीज़ है, ये वर्ल्ड कप से पहले हम कुछ बहुत बड़ी तब्दीलियाँ करने वाले हैं इसके अंदर? जी, यासिर अरफात ने यहाँ पे जो कैंप कमांडर थे उन्होंने कैंप को ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें सबसे पहले एक ही बात कही गई कि मॉडर्न जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है। हमने जो हमारी टीम है 160 रन करती है, 170 रन करती है, उसको हमने कन्वर्ट करना 200 रन में। तो ये सबसे पहले खिलाड़ियों को मशवरा दिया गया, क्योंकि वैसे तो मुकम्मल तौर पर स्क्वाड यहाँ पे मौजूद नहीं था, 7 खिलाड़ी मौजूद थे, वो उनको प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। और खासकर पहले सिनेरियो ऐसे होता था कि जो नेट लगा के साइड पे प्रैक्टिस करवाई जाती थी, मेन विकेट पे कम प्रैक्टिस करवाई जाती थी। लेकिन यासिर अरफात की जानिब से खिलाड़ियों को टास्क दिए गए थे, हर बैटर को टास्क दिया जा रहा था कि वो 6 बॉलों पे इतने रन वो चेज करेगा, इतनी उसकी बारी आएगी, इतने उसने चौके मारने या इतने छक्के मारने, टारगेट दिए जा रहे थे। तो यासिर अरफात की जानिब से जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई तो एक ही बात कही गई कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाहते हैं जिस तरह दुनिया खेल रही है। हम 160 170 में नहीं रहना चाहते, 200 रन से प्लस करना चाहते हैं। तो ये उनकी अप्रोच है, नई मैनेजमेंट है। जिस तरह मोहम्मद हफीज भी आए थे, उन्होंने भी यही बात की थी, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। अब ये टेस्ट होगा कि क्योंकि सारी मैनेजमेंट नहीं है और पहली उनकी सीरीज है, और T20 पाकिस्तान T20 में बेहतर है, पाकिस्तान पहले भी जीता भी आ रहा है। तो अब देखना है कि जैसे वो सीरीज स्टार्ट होगी तो पाकिस्तान उसको किस तरह हैंडल करता है, जो उनके प्लान्स है वे कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, तो ये तो पता चलेगा 12 तारीख से ही। ठीक है। अब मोहम्मद हफीज साहब ने बात की थी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने टेस्ट सीरीज के खिताब पर की कि शायद बाबर आजम को रेस्ट करवाया जा सकता है, लेकिन फिर हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने तो ऑलरेडी ये प्लान बनाया हुआ कि किस खिलाड़ी को कहाँ रेस्ट करवाना है, लेकिन अभी हमें ये प्लान नहीं पता हमारी मैनेजमेंट की जानिब से। गुलाम मुर्तज़ा, बट आपका क्या मतलब तजर्बा कहता है, क्यों इनसाइड न्यूज़ आपके पास है कि बेसिकली नया ओपनिंग पेयर सुना है कि साइम अयूब और रिजवान, फिर बाबर, फिर फ़खर, इसी तरह फिर आजम खान को मौका मिलेगा, इफ्तिखार हमारे नंबर 6 के प्लेयर होंगे, यही बैटिंग ऑर्डर अब तक शायद प्लान्स में शामिल है? जी, आपने सही निशानदेही की कि मैनेजमेंट ये चाहती है कि जो ओपनर हमारे बैटर है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द हमारी T20 की टीम जो रन्स करते वही रन्स करते थे, तो नीचे से अगर नहीं भी परफॉर्म करते थे तो हमारे वो ओपनर 170 160 180 तक रन्स करते थे। बाबर आजम, रिजवान ज्यादा खेल जाते थे, किसी में 200 करते थे रन। तो मैनेजमेंट की जानिब से खिलाड़ियों से कहा भी यही गया है कि हमने जो अपना स्ट्राइक रेट है उसे इंप्रूव करना है। यासिर अरफात ने कहा था अपनी जो ओपनिंग स्टेटमेंट में, हमने इस स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करना है। जिस तरह दुनिया में स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया जा रहा है, 130 के स्ट्राइक रेट के साथ हम नहीं खेलेंगे, 150 के 160 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे। तो इस तरह ज्यादा इम्कान भी यही लग रहा है कि जो ओपनिंग पेयर है उनमें तब्दीली की जाएगी। रिजवान ओपनिंग करेंगे और इसी तरह साइम अयूब को ओपनिंग करवाने के हवाले से कहा गया। सिर्फ एक नंबर पक्का है जो फखर जमान को कहा गया कि वो नंबर 4 पे बारी लेंगे। इसका मतलब है कि वन डाउन बाबर आजम को खेलने के लिए भेजा जाएगा। तो कॉम्बिनेशन इस तरह करके बनाया जाएगा कि बाबर रिजवान में से एक ओपनिंग करवाई जाएगी, एक को वन डाउन करवाया जाएगा, उसके बाद फखर जमान आएंगे, फखर जमान के बाद इफ्तिखार अहमद, आजम खान, उसके बाद एक स्पिनर खिलाया जाएगा। और एक उम्मीद कर रहे हैं कि जो आमिर जमाल है, उन्होंने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी थी टेस्ट मैचेस में, तो उनको एज ए ऑलराउंडर खिलाया जाएगा 7वें पे 8वें पे। और उसके बाद 3 हमारे फास्ट बॉलर खेलेंगे, तो उसमें शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान। ये मुझे लग रहा है कि कॉम्बिनेशन के हवाले से थोड़ी जो डिस्कशन की जा रही थी, जो बातें की जा रही थी, तो इसको ये कॉम्बिनेशन बनाने के हवाले से बात की जा रही। ठीक है, बिल्कुल नया चूंकि कप्तान है, नई मैनेजमेंट भी है और नया फिर वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होंगी, लेकिन इस पर इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। आपको आज की प्रैक्टिस के हवाले से रिपोर्ट भी दिखाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में T20 सीरीज की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। ऑकलैंड में आज प्रैक्टिस सेशन हुआ, इसके हवाले से रिपोर्ट देखिए, फिर आके बात करते हैं। ये मोहम्मद रिजवान को जो गुलाम मुर्तज़ा T20 का वाइस कैप्टन मुकर्रर किया गया, इस पर आपकी क्या राय है या पसे पर्दा क्या कहानी है? चूँकि रिजवान तो वैसे भी बाबर के डिप्टी चले आ रहे थे, लेकिन फिर अचानक से
आपको पता है वो एक मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, कुछ ऑडियो लीक्स भी आई, कुछ इसी तरह हमने खबरें भी देखी कि जिसमें शायद वो खुश नहीं थे और ये लग रहा था रिजवान बाबर या जो सारा सिनेरियो है इसको, लेकिन फिर वो घूम फिर के चीज़ तो वहीं आ गई। तो फिर प्रॉब्लम क्या आती उस वक्त? जी गफार भाई, 2 दिन पहले भी हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद रिजवान की बारी थी कप्तान बनाने की, वाइस कैप्टन थे लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। तो ये मीडिया का भी प्रेशर है और दूसरा ये कि क्रिकेटर्स की जानिब से कहा भी जा रहा था कि एक वाइस कैप्टन जिसे आप तैयार करते हैं तो तैयार करने के बाद आप कैसे मुमकिन है कि एक दूसरा कप्तान उठा के उसके सर पे बिठा देते हैं। वाइस कैप्टन को तैयार ही कैप्टन बनाने के लिए किया जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जब तनकीद हुई तो उन्होंने उसे वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया। लेकिन आपको लगता है कि फिर वो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है कि जी आप यंग T20 कैप्टन ग्रूम करते हो फॉर फ्यूचर, आपने रिजवान को ग्रूम किया, बनाया शाहीन को, शादाब पीछे चले गए, तो ये कुछ सिनेरियो समझ नहीं आया वैसे ये। जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मंतक है, ये समझ नहीं आई क्योंकि एक आपने ग्रूम कर लिया वाइस कैप्टन, उसे आपने कप्तान बनाने की बजाय उसके ऊपर दूसरा कप्तान बिठा दिया। तो ये क्रिकेटर्स की जानिब से भी यही बात की जा रही थी कि आप कैसे कर सकते हैं, और जिसको आप ग्रूम कर रहे हैं, जिससे वाइस कैप्टनसी दी गई है, वो पहले भी कप्तानी भी कर चुका है अपने रीजन्स की, अपने डिपार्टमेंट की, तो उसे आपने क्यों नहीं कप्तान बनाया। सारे क्रिकेटर्स ने भी तनकीद की थी। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले ही रिजवान को कप्तान बनाना चाहिए था, जिनकी टर्न थी, जो पहले कप्तानी वाइस कैप्टनसी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इस सारे सिनेरियो में ये भी चीज़ बोला मुर्तज़ा, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जो एक जिक्र आया था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, साबिक चीफ सेलेक्टर, इंक्वायरी हो रही थी, वैसे उस इंक्वायरी का भी बता ही दीजिए जल्द लगे हाथों कि उस इंक्वायरी का कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन चले ब्रेक के बाद ही बात करते हैं, जो कि शॉर्ट ब्रेक है, उसके बाद आके पूछता हूँ कि उसकी इंक्वायरी का क्या बना। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। तो जैसा हमने कहा कि पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने बाबर आजम के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी एट द एंड ऑफ द टेस्ट सीरीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वो क्या स्टेटमेंट थी पहले आपको दिखाते हैं। और मुर्तज़ा इस स्टेटमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो गर्दिश कर रही थी, जैसे उनको रेस्ट करवाया जाता है। मुझे तो हफीज़ की स्टेटमेंट बहुत बैलेंस लगी, बहुत प्रोफेशनल लगी, जिसमें वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाबर कितने बड़े प्लेयर हैं, वो क्या अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क करते हैं नेट्स में, ये हम सब PSL में भी देख चुके हैं। तो ये एक्चुअली सपोर्टिंग बाबर, मुझे तो हिंट नहीं लगता कि वो जो रेस्ट वाली बातें बहुत सारे जगहों पर मौजूद है, वो की चीज़ मुझे अमली तौर पर नज़र नहीं आ रही। लगता है कि वो खेलेंगे इब्तिदा से ही। लगता है ऐसे ही कि बाबर आजम को खिलाया जाएगा। यासिर अरफात ने जब लाहौर में बात की थी हमसे, तो उनकी जानिब से कहा गया था कि हमने जो वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है उसमें बहुत कम वक्त है, तो उसमें हम अपने ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे प्लेयर्स जिनको जो परफॉर्मर है, चाहे वो फर्स्ट क्लास के हो, चाहे वो PSL के हो, तो उनको भी आजमाना चाहते हैं, उनको भी एक दफा चांस देना चाहते हैं, ताकि हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाए। तो इस एंगल से हो सकता है कि बाबर आजम को किसी मैच में रेस्ट करवाया जा सके या किसी और प्लेयर को बिठाया जा सके। तो ये ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि हमने जो नए प्लेयर्स को चांस भी देना है, देखना है परफॉर्मर हमारे किस तरह के जो फर्स्ट क्लास में रन करके आ रहे हैं, तो उनको चांस दिया जाएगा। तो शायद, लेकिन जो पाकिस्तान की टीम है, टेस्ट मैच हार के आई है, सीरीज हार के आई है, तो मुझे लगता है कि पहले मैचेस में, स्टार्टिंग के मैचेस में सीनियर के ऊपर ज्यादा रिलाई किया जाएगा। चलिए आखिर में खबरें भी दे देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन भी करते हैं। न्यूजीलैंड की पिच जनाब, जहाँ पर 33 विकेटें गिर गई 1.5 दिन के खेल में। पहले दिन 23 विकेटें गिरी थी, 54 रन पे जो है वो आउट हुई थी, 55 रन पे साउथ अफ्रीका की टीम 153 पे 4 से 153 पे ऑल आउट हुई इंडिया की टीम। उस पिच को जो है वो मैच रेफरी ने अनसेटिस्फैक्ट्री जो है वो करार दिया है। डरमिट पॉइंट भी जनाब से कटे हैं और क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कंफर्म भी किया है कि ये सैंक्शन जो है वो उस पर वो अपील नहीं करेंगे। सो आई थिंक वेरी नॉट अ सरप्राइजिंग डिसीजन गुलाम मुर्तज़ा। चूंकि 33 विकेटें गिर जाएं 1.5 दिन के अंदर, किसी तौर पे सेटिस्फैक्ट्री हो नहीं सकती थी ये पिच। जी, दोनों कप्तानों की जानिब से कहा गया था, और इवन के रोहित शर्मा की जानिब से एक लफ्ज यूज किया गया कि डेंजरस विकेट। तो ये खतरनाक था, और जिस तरह 1.5 दिन में आउट हो जाना, इतने जल्दी मैच का फैसला हो जाना, पूरे टेस्ट मैच में 106.2 ओवर्स हुए थे। बिल्कुल, तो इतना 142 बॉल, सबसे शॉर्टेस्ट एवर बॉल के लिहाज से वो टेस्ट मैच। जी बिल्कुल, सबसे शॉर्टेस्ट जो टेस्ट मैच था ड्यूरेशन के हवाले से, बॉल्स के हवाले से, तो यही टेस्ट मैच था। बिलो एवरेज करार दी गई ICC की जानिब से, और कप्तानों ने कहा था कि विकेट डेंजरस थी, खतरनाक थी, तो इसको इसी तरह के ICC की जानिब से। लेकिन मुझे शो खत्म करने कहता है कलामी गुलाम मुर्तज़ा, रोहित शर्मा का बयान ही बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसी पिचेस पे खेलने पर, अगर आप सब खामोश रहें। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, टीवी में जो एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, उन्होंने कहा खामोश रहा जाए, जब भारत में 1.5 दिन में या 2 दिन में मैच खत्म हो तब तो खामोशी नहीं होती है। मुझे लगता है इस बयान ने भी काफ़ी जो है वो फोर्स किया होगा कि यहाँ कोई इफेक्शन होना चाहिए।
जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने बयान दिया था और ये भी कहा था कि जब दीगर टीमें जो भारत आएंगी तो हम भी इस तरह के विकेट। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा, और इसी तरह आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंची आज के जनाब पहले सेशन की। उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा डीएन स्पोर्ट पे, और फिर इसी तरह हमारे सोशल मीडिया पे जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा प्रोग्राम के हवाले से, इंशाल्लाह उसको प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।